बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हाजिर हम होते हैं। आज भी बेहद ही खास विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं। क्या विषय रहेंगे, आइए इस पर नज़र डाल लेते हैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती की। जी हाँ, अभी का जो समय है वो प्राकृतिक खेती का है और किस तरीके से इसको बढ़ावा दिया जाए। और बात करेंगे कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती की भी, कैसे आप सफलतापूर्वक जो कद्दू वर्गीय सब्जियाँ उनकी खेती भी कर सकते हैं। और इन दोनों विषय से संबंधित आपको बता दें, अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1800113060, साथ ही 1800113061। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हैं। इनका परिचय आपसे हम करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राम आसरे जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं तोड़ाई उपरांत प्रौद्योगिकी संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर एस के मौर्य जी। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, उत्तराखंड से। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर मौर्य आपका भी। तो इनसे भी हम जानकारी लेंगे कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती के बारे में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण देखिए, जैसा हमने आपको बताया कि अभी का जो समय है, समय सिर्फ इस महीने या अगले महीने के नहीं, बल्कि हम कह सकते हैं कि अभी का जो पूरी तरीके से समय चल रहा है वो ये समझने का भी है कि कैसे हम खेती में लगातार बदलाव ला सकते हैं और प्राकृतिक खेती की तरफ हमें क्यों बढ़ना चाहिए। इस बारे में जानकारी मैं आपसे लेना चाहूँगा डॉक्टर राम आसरे। कितना महत्वपूर्ण है कि हमारे जो किसान हैं वो प्राकृतिक खेती के बारे में जानें? निश्चित तौर पे ये एक बहुत ही अहम बात है कि इस समय हम प्राकृतिक खेती की तरफ पुनः क्यों लौटना चाहते हैं। इसके कुछ खास मायने हैं और उस खास मायने क्या है, कुछ उसकी मैं आपके सामने एक फ़र्क रखता हूँ। हमारे यहाँ उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया है हमारे किसान भाइयों की सफल मेहनत इत्यादि से, लेकिन पर्यावरण के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। जलवायु परिवर्तन दस्तक दे रहा है, जिसकी वजह से कई बीमारियां हमारी फसलों में या जन समुदाय में, और इसके अलावा और जो मुख्य बात है, हमारा जल स्तर, भूजल स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। और इस परिदृश्य में जो भी हम खाद्यान्न उत्पादन करते हैं वो कहीं न कहीं हमारे जल, वायु, मृदा और हमारा जो मानव संसाधन है उसको क्षति पहुंचा रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि प्राकृतिक खेती की इस समय महती आवश्यकता है, बहुत ही आवश्यक है हमारे इन सभी प्रश्नों का जवाब देने। जी, तो जिस तरह से तमाम चुनौतियां हमारे सामने हैं और ख़ासतौर से जलवायु परिवर्तन की भी अगर बात हम करें, इस परिप्रेक्ष्य से अगर देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण कि लगातार इस खेती की तरफ हमें आगे बढ़ें और इसको अपनाकर और कैसे अपनी लागत को हम कम कर सकते हैं, जानकारी आपको हम देंगे। लेकिन पहले आइए नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। पर्यावरण को साफ सुथरा और हरा भरा रखने के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाना एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। प्राकृतिक खेती को कुदरती खेती भी कह सकते हैं। दरअसल प्राकृतिक खेती देसी गाय पर आधारित कृषि पद्धति है। इसमें आप एक देसी गाय से 30 एकड़ की खेती कर सकते हैं। देसी गाय के गोबर में 16 मुख्य पोषक तत्व होते हैं और ये सभी पौधों के विकास के लिए जरूरी होते हैं। साथ ही देसी गाय के गोबर और मूत्र की महक देसी केंचुओं को बढ़ाने में भी मददगार होती है। इसीलिए देसी गाय को प्राकृतिक खेती का मूल आधार माना जाता है। प्राकृतिक खेती करने के कई फायदे हैं। प्राकृतिक खेती में किसान को नकद पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस खेती के लिए जिन उत्पादों की जरूरत पड़ती है वे सभी घर पर ही तैयार किए जा सकते हैं। वहीं बहुत से लोग जैविक खेती को ही प्राकृतिक खेती मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैविक खेती करने पर शुरुआत में पैदावार कम होती है। इस कमी को दूर करने के लिए वैज्ञानिक रासायनिक और जैविक दोनों विधियों को मिलाकर
खेती करने की सलाह देते हैं। जैविक खेती में कीट और रोगों पर काबू पाना मुश्किल होता है और खरपतवार नियंत्रण में ज्यादा लागत आती है, जबकि प्राकृतिक खेती में ऐसा नहीं है। इसमें पहले साल से ही भरपूर पैदावार मिलती है और ज्यादा उपज के लिए रसायनों के बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। तो जाना आपने किस तरीके से आप अपनी लागत को कम कर सकते हैं, अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं, और आवश्यकता यही आज के समय की, जैसा हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया कि जिस तरीके से चुनौतियां अब हमारे सामने हैं, कृषि क्षेत्र में हैं, उनका एक जो विकल्प के तौर पर हम देखें या उसमें समाधान जो है वो प्राकृतिक खेती में हमें ज़्यादा नज़र आता है। अब आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर मौर्य जी का भी। डॉक्टर मौर्य, यहाँ जानना चाहेंगे आपसे, कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती की अगर हम बात करें, आमतौर पर इस मौसम से हमारे जो किसान हैं वो शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो तैयारियाँ हैं वो भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो कौन कौन सी हमारी जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उनके विकल्प अब किसानों के पास हैं जिनकी वो खेती करना चाहते हैं? इसमें बहुत ही अच्छा समय है क्योंकि कद्दू वर्गीय सब्जियां लगाने का समय हो चुका है और करीब भारतवर्ष में देखा जाए तो 10 से 15 कद्दू वर्गीय सब्जियां हम लोग लगाते हैं और ये फरवरी का महीना जो है सब महीना माना जाता है। कुछ किसान भाई पहले से पौध तैयार करके भी रोपाई भी कर सकते हैं, लेकिन कद्दू वर्गीय सब्जियों में अगर सीधे बुआई करें तो हम ज्यादा अच्छा उसको मानते हैं और गर्मी के अलावा हम इसको बरसात में भी उगा के ले सकते हैं। और कोई किसान भाई अगर चाहता है कि हम बिना मौसम के भी उगा ले तो हम संरक्षित खेती के द्वारा इसको हम ठंडी के समय में भी उगा सकते हैं। और ये ऐसी सब्जियां हैं कि जो बहुत कम लागत में अच्छा उत्पादन देती हैं और ये देखते हुए कि जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है, कद्दू वर्गीय सब्जियां इसमें वर्ष में देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में उगाई जा रही हैं और ये सही समय है कि किसान भाई खेत की तैयारी करना शुरू करते हैं और ये लगाने का बहुत ही सही समय है। तो बिल्कुल देखिए, एक अच्छी मांग जो है वो लगातार बनी रहती है बाजार में, और जो ज़्यादा मांग है, अगर जैसा कि अभी हमारे जो विशेषज्ञ वो बता रहे थे कि अगर आप थोड़ा सा पहले कर लेते हैं तो और भी ज़्यादा लाभ जो है वो आपको मिल सकता है। विस्तार से आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन पहले आइए नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। कद्दू वर्गीय सब्जियों को बेल वाली सब्जियां भी कहते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों में लौकी, तुरई, तरबूज, खरबूजा, पेठा, खीरा, टिंडा और करेला आते हैं। इन फसलों की बुवाई के लिए अच्छी तरह से पलेबा कर खेत की तैयारी कर लें। बुवाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर करें। करेले, चिकनी और धारीदार तुरई की बुवाई 40 सेंटीमीटर चौड़ी नाली के दोनों मेड़ों पर करें। करेले की बुवाई करना चाहते हैं तो पूसा 2 मौसमी, पूसा विशेष, पूसा हाइब्रिड 2, कल्याणपुर, 12मासी कल्याणपुर, सोना, फैजाबादी 12मासी किस्में लगा सकते हैं। वहीं चिकनी तुरई की पंजाब सदाबहार, कल्याणपुर चिकनी, पूसा सुप्रिया, पूसा चिकनी और पूसा स्नेहा किस्में बो सकते हैं। धारीदार तुरई की पूसा नसदार, सतपुतिया और पूसा नूतन किस्में लगाएं। लौकी लगाने का भी ये सही समय है। लौकी बोना चाहते हैं तो इसकी उन्नत किस्में पूसा नवीन, पूसा संतुष्टि, पूसा संदेश, पूसा मंजरी, आजाद हरित और मेघदूत किस्में लगाएं। बुवाई 80 से 100 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बनाकर उसकी दोनों मेड़ों पर 2 बीज प्रति स्थान पर करें। बुवाई के समय 80 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 50 किलो पोटाश दें। इस समय तरबूज और खरबूजे की बुवाई भी कर सकते हैं। तरबूज की बुवाई के लिए 3.7 से 5 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहते हैं। तरबूज की बुवाई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 250 से 350 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 90 से 120 सेंटीमीटर रखें। तरबूज और खरबूज की बुवाई के लिए उन्नत किस्मों का चयन करें। बेल वाली सब्जियों में लाल भ्रंग कीट की रोकथाम के लिए सुबह ओस पड़ने के समय राख का बुरकाव करने से कीट पौधों पर नहीं बैठते हैं। कीट का प्रकोप अधिक होने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेकर उपाय करें। तो जाना आपने कैसे आप सफलतापूर्वक कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती कर सकते हैं। यहाँ हम डॉक्टर मास्टर बात कर रहे थे प्राकृतिक खेती की भी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है अगर देखा जाए किसानों के लिहाज से। लेकिन क्या प्राकृतिक खेती में किसी तरह की कोई सीमा भी है कि किसान इस फसल को नहीं ले सकते या एक फसल जो है वो बेहतर हो सकती है? देखिए, प्राकृतिक खेती को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है, लेकिन अगर हम परंपरागत खेती से इसकी तुलना करें तो इसमें जो भी हम फसलें लेते हैं उनमें आपका जो फसल चक्र है उतना सघन नहीं हो पाता है,
जितना कि हम परंपरागत खेती में करते हैं। उसकी वजह है जैसे कि हम अगर लगातार खेती, एक फसल आपने उसकी तुड़ाई कर ली या हार्वेस्टिंग कर ली, उसके तुरंत बाद दूसरी फसल लगाना चाहते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है और खेत में यूं कहें कि एक सप्ताह का भी समय खाली नहीं मिलता है। ये परंपरागत खेती की एक पद्धति बन गई है, लेकिन जैविक खेती में ये कहीं न कहीं इसमें रुकावट आती है। इसमें एक अंतराल बढ़ जाता है एक फसल से दूसरी फसल को लेने में, क्योंकि हमें इस पद्धति से खेती करने के लिए जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए कुछ आवश्यक क्रियाएं करनी पड़ती हैं, जैसे कि आपने वो महत्वपूर्ण पहलू भी डॉक्टर साहब आपसे मैं जानूंगा। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल जी हमारे साथ जुड़े हैं बालाघाट मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत राहुल जी, आपका क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? नमस्ते सर। जी नमस्कार सर। कद्दू वर्गीय फसलों में सर डाउनी मिल्ड्यू और फ्रूट फ्लाई सर मेजर दिक्कत रहती है सर किसानों को। सर इसमें डाउनी मिल्ड्यू अगर लग जाती है तो उसको क्योर करना सर बहुत दिक्कत होती है, तो उसके लिए सर क्यूरेटिव मेजर क्या है सर? भाई अच्छी जानकारी चाहिए सर इसके बारे में मुझे। जी चलिए, बिल्कुल डॉक्टर मौर्य, क्या जानकारी देना चाहेंगे आप राहुल जी को? हाँ राहुल जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये बीमारी कद्दू वर्गीय सब्जियों को खासतौर पर बहुत ज्यादा परेशान करती है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक जो डाउनी मिल्ड्यू है, जो दो और समस्या है उनसे बहुत मिलती जुलती है जी। जिसको हम एक तो कहते हैं कि मैग्नीशियम की कमी भी सिम्टम काफी मिलता जुलता आता है, और दूसरा क्रिनी वायरस एक होता है, उसके सिम्टम भी इससे काफी मिलते जुलते आते हैं। तो आप पहले तो ये निश्चित कर लीजिएगा कि ये डाउनी मिल्ड्यू है कि नहीं है। दूसरी चीज, महत्वपूर्ण चीज है कि ये जब थोड़ी आर्द्रता बढ़ती है वातावरण में, तो ये आपका जो है डाउनी मिल्ड्यू काफी तेजी से आता है, जिसे हम मृदुलोमी अस्ता भी कहते हैं। इसमें कभी भी शाम के समय एक तो छिड़काव मत करिए खेत में, और इस समय थोड़ा सा पोटास की मात्रा बढ़ा दी जाए, करीब 8 से 10 ग्राम अगर देखा जाए प्रति लीटर, अगर थोड़ा सा छिड़काव किया जाए, इससे आपको थोड़ा सा राहत मिलेगी। और कुछ बहुत अच्छे रसायन इसमें मार्केट में आ चुके हैं, जिसमें जैसे आपको मैं बताऊं, जैसे मेटालेक्जिन और मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन है ये, और मेटालेक्जिन और आपका जो है दूसरा जो है टेबुकोनाजोल और एजेक्सोबिन का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और दूसरा जो आपका देखा जाए तो और बहुत सारे रसायन हैं, लेकिन आप प्रारंभिक रूप से अगर शुरुआत में चाहें तो मैंकोजेब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये बीमारी पत्ती के निचले सतह से शुरू होती है, इसलिए आपको पत्ती के निचले सतह को अच्छी तरह से भिगोना पड़ेगा, और इस समय खेत में ज्यादा नमी न करें तो ज्यादा उचित रहेगा। और ये बाकी जो है आप कुछ ऐसी किस्मों का भी प्रयोग करें जिसमें बीमारी कम आती है। चलिए, बिल्कुल ये काफ़ी महत्वपूर्ण कि देखिए कैसे आपके सामने जो चुनौती आती है उसका समाधान आप क्या कर सकते हैं। ना सिर्फ अब सरकार भी प्रयास कर रही है जो रसायन मुक्त खेती की तरफ हम बढ़ें, और ऐसा डॉक्टर मौर्य ने भी कहा कि जो हमारे पास विकल्प है वो प्राकृतिक खेती का भी है, जैविक रूप से भी अगर आप चाहें तो इनकी रोकथाम हो सकती है। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं बिहार से। बहुत बहुत स्वागत आपका गणेश जी, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी नमस्कार। नमस्कार गणेश जी, आपसे गुजारिश करना चाहेंगे अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर दें। जी हाँ सर नमस्कार। जी नमस्कार, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर यह सवाल हम कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक खेती हम कर रहे हैं बक्सर जिला में जी। 11,500 रुपया हमको मिल चुका है। तो कहने का मतलब है कि जो हम आलू का खेती किए हैं उससे ऑर्गेनिक खेती हम कर चुके हैं, लेकिन उन पर पाला का असर आ रहा है, उन पर हम क्या करें? चलिए, बिल्कुल जैविक खेती करते हैं और पाले की समस्या रहती है, क्या देखिए बचाव हो सकता है? आपने यहाँ पे जो सवाल किया कि आपकी जो जैविक खेती आप कर रहे हैं लेकिन और उसमें पाले की समस्या आ रही है, ये अमूमन देखा गया है कि हम जो रासायनिक खेती करते हैं या परंपरागत खेती करते हैं तो उसमें पाले का प्रकोप अधिक होता है। उसकी वजह ये होती है कि आपकी जो भी हम परंपरागत खेती करते हैं उसमें हमें मृदा में जो जीवांश होता है, जिसे हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, वो कम हो जाता है। लेकिन जब आप प्राकृतिक खेती कर रहे होते हैं तो उसमें प्राकृतिक जीवांश जो है मृदा में ज़्यादा होता है, और जब ये आपका ऑर्गेनिक मैटर जिसे हम कहते हैं जीवांश
और इसकी मात्रा कभी करीब करीब हम जब जैविक खेती करते हैं तो ये करीब करीब 3% तक पहुंच जाती है। उस समय पाले का प्रकोप कम हो जाता है। इसको बिल्कुल हम ख़त्म नहीं कर सकते प्राकृतिक खेती के माध्यम से। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जब भी आपके पाले की आशंका हो, क्योंकि हमारे देश में भारतवर्ष में खासकर जो आपकी वेदर फॉरकास्टिंग, जो मौसम की भविष्यवाणी में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, और जब भी पाला पड़ने की आशंका होती है इसके 2-3 दिन पहले या यूँ कहें कि 1 सप्ताह पहले ही भविष्यवाणी हो जाती है, और ये भविष्यवाणी बहुत ही सटीक पहुँचती है। ये बहुत ही सुधार हुआ हमारे मौसम विज्ञान के माध्यम से। तो इसके लिए आप जब भी आपने कोई भी फसल लगा रखी है और अब पाले की आशंका या इसमें फॉरकास्टिंग हुई है मौसम विज्ञान के माध्यम से, आपके जैसे टीवी है, रेडियो है, या आप दूसरे भी कई विकल्प हैं जिसके माध्यम से आजकल किसानों तक मौसम का पूर्वानुमान पहुंचाया जा रहा है और पहुंच जाता है। तो उस समय आप अपने खेतों में सिंचाई करके रखें और उचित नमी बनाए रखें, जिससे कि आपने जो जैविक खेती कर रहे हैं जीवांश की मात्रा अधिक है ही आपके खेत में, और ये नमी का आप स्तर बढ़ाते हुए अपनी फसल को पाले से बचा सकते हैं। बिल्कुल, ये ज़रूरी कि देखिए सारी आप जानकारी रखें, और खासतौर से जैसा कि मौसम की जानकारी होना बेहद ज़रूरी। और दूरदर्शन किसान पर लगातार आपको मौसम की जानकारी भी हम देते हैं अलग अलग फसलों के लिए। फिलहाल हमारे साथ तो एक और दर्शक जुड़े हैं, नंदस्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत नंदस्वरूप जी, आपका क्या जानना चाह रहे हैं? नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी से जी जानना है चाहता हूँ कि जो लता वाली सब्जियाँ होती हैं इसमें जो कबरा रोग लग जाता है, तो कबरे रोग को बचाने के लिए हमें कौन से उपाय एहतियात करने का है, कौन से उपाय करने का है, कौन से एहतियात बरतने का है, सावधानी रखनी चाहिए? जी डॉक्टर मौर्य, क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? हाँ, सवाल थोड़ा एक बार फिर से नंदस्वरूप जी, आवाज संपर्क इनका हमारे साथ टूट चुका है। बीमारियों की ये जानकारी लेना चाह रहे थे, जो कबरा रोग बोल बेल वाली फसलें हैं उसमें जिस तरह की समस्या आती है। हेलो, किन फसलों की बात कर रहे थे आप? जी डॉक्टर मौर्य, जो हमारी बेल वाली सब्जियां, जो हमारी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, इनमें क्या समस्या है? जितना हम सुन पाए हैं उनका सवाल था वायरस जनित जो बीमारियां आ जाती हैं। जी जी जी, वायरस के लिए तो एक बहुत अच्छा रहेगा, जब आप बुआई करने जाते हैं उसी समय जो है अंतर प्रभावी रसायन से उसका जरा शोधन कर ले, चाहे आपका थायोमेथाक्साम है, बहुत अच्छा सोर्स है इसमें। और एक तरह से जैसे छोटे बच्चे को टीका लगाया जाता है ना, तो जो पौधे की अवस्था से ही आपको टीका लगाना पड़ेगा। और 2-3 रसायन बहुत अच्छे इस मार्केट में है। एक तो आपका इमिडा है, दूसरा थायोमेथाक्साम है, एस्टामेप्रिड है। एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आप इनको रोकना चाहते हैं तो किसी एक ही रसायन का बार बार प्रयोग मत करिएगा, क्योंकि इससे समस्या आ सकती है। आप रसायन को बदल के करिएगा। और जो तीनों रसायन मैंने बताया है, ये 2 से 3 मिलीलीटर या 2 से 3 ग्राम 10 लीटर पानी के लिए पर्याप्त होते हैं, और ये अच्छे रसायन हैं। और इनका अगर देखा जाए रेसिड्यू पीरियड जो है वो भी काफी अच्छा होता है, और आप काफी हद तक बच जाएंगे। और शुरू में पौधा अगर आप उगा रहे हैं तो इसको मच्छरदानी के अंदर उगाएं, ताकि कोई रस चूसने वाला कीड़ा जो है हमारे पौधे तक न पहुंचने पाए। कुल मिला के आपको टीका लगा के रखना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में उसको कोई वायरस की समस्या न आने पाए। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही डॉक्टर मौर्य, जो हमारी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, इनमें अगर इनकी खेती संरक्षित रूप से हम करें तो ज्यादा मुनाफा एक किसान को मिल सकता है? हाँ, इसमें बिल्कुल है, 8 से 10 गुना हमको ज्यादा मुनाफा मिलता है। लेकिन एक चीज का विशेष हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप समुचित खेती कर रहे हैं तो वातावरण अगर फसल के लिए अनुकूल होता है तो बीमारियों के लिए भी कभी कभी अनुकूल हो जाता है। तो हमेशा हमको तैयार रहना पड़ेगा कि कोई समस्या आने से पहले हमेशा आप उसको जो है निदान करना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है हमको। लेकिन मैं किसान भाइयों को बताऊंगा कि बाहर भी अगर उगाना चाहते हैं तो कम से कम मल्च का इस्तेमाल कर लें। मल्च का इस्तेमाल करके और बूंद सिंचाई जो हमारी जो स्कीम है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसका कद्दू वर्गीय सब्जियों में इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा हम उत्पादन ले सकते हैं। तो संरक्षित खेती का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पाली हाउस ही बनाए, लेकिन हम छोटे छोटे जैसे मल्च है, वॉकिंग टनल है, लो टनल है, इनका भी उपयोग करके हम ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। और प्रजातियों का चुनाव में विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा किसान भाई, क्योंकि कद्दू वर्गीय सब्जियों में बहुत अच्छी अच्छी प्रजातियां आ चुकी है मार्केट में। अगर आप अच्छी प्रजाति का चुनाव करेंगे तो स्वतः ही आपको ज्यादा लाभ मिलेगा और समस्याएं भी कम आएंगी।
जी बिल्कुल, देखिए समस्याएं कम हो सकती हैं और ख़ासतौर से डॉक्टर रामास्टे जी, जो प्राकृतिक खेती है वो भी एक ऐसा ही विकल्प किसानों के पास समस्याओं को कम करने के लिए, क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता जो है वो लगातार हम देखते हैं किस तरीके से अलग अलग कीटों की हम बात करते हैं, रोग की बात करें, तो विकल्प के तौर पर प्राकृतिक खेती है। देखिए, आपने यहाँ पे आज जो 2 विषय लिए हुए हैं, एक हमारे मित्र मौर्य साहब अभी विभिन्न रसायनों का प्रयोग करने की बात करते हैं और निश्चित तौर पर हमें अगर बहुत बहुसंख्यक आबादी हमारी देश की उसकी परिपालना करना है, उनकी भरण पोषण की जिम्मेदारी उठानी है, तो हम इन सभी उपायों के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी हमारे पास एक बहुत ही सशक्त विकल्प है कि हमारे पास जो खाद्य उत्पादन है या फल सब्जियों का उत्पादन है, एक बहुत ही काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच चुका है और हम कुछ ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर सकते हैं जहां पे हम प्राकृतिक खेती को अपना सकते हैं और इसके लिए हमारी भारत सरकार और राज्य सरकारें बहुत ही सतत प्रयास कर रही हैं। जैसे कि आपका उत्तराखंड में ऑर्गेनिक खेती को या जैविक प्राकृतिक खेती को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसी तरीके से हमारे कुछ पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जैसे आपका मणिपुर है, मेघालय है, इन सभी क्षेत्रों में आपकी प्राकृतिक खेती को बहुत अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है और भी कई राज्य आगे बढ़ चढ़ के आ रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों को चिन्हित कर रहे हैं कि जहां पे हम जैविक या प्राकृतिक खेती कर सकें और उसका उत्पाद जो होगा उसको हम कई ज़्यादा दाम में बेच सकते हैं और एक धीरे धीरे यहाँ पे कदम बढ़ाने की ज़रूरत है कि हम एकदम ही जो परंपरागत खेती है हमारी या जो हम रासायनिक खेती है उसको छोड़ के पूर्णतः जैविक खेती पर या प्राकृतिक खेती पे आ जाएं, तो निश्चित तौर पर इसमें एक जोखिम होगा। कदम दर कदम हमें आगे बढ़ना है और इस सफलता तक पहुंचना है जिससे कि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित हो, हमारे उपभोक्ता भी सुरक्षित हो और हमारे किसानों को जैसे विभिन्न रसायनों पर अधिक से अधिक खर्चा करना पड़ रहा है उसमें भी कमी आए। बिल्कुल, तो देखिए कैसे जो लागत है वो कम हो सकती है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण कि अब हर एक किसान जो है इस बात को समझे। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अब्दुल सलाम जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका। अब्दुल जी, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हमारा सवाल ये है डॉक्टर साहब से कि हम क्राफ्टिंग बहुत करते हैं आम के पेड़ में। एक आम के पेड़ में 33 किस्म का आम का फल आता है क्राफ्टिंग से, तो क्या कद्दू में क्राफ्टिंग हो सकती है? चलिए बिल्कुल, देखिए कद्दू या इस तरह की जो सब्जियां हैं उसमें कोई क्राफ्टिंग हो सकती है? चलिए बिल्कुल, देखिए ये नए भारत के नए किसान हैं जो किस तरीके से कोशिश में लगे हुए हैं कि क्या कुछ नया हम कर सकते हैं। फिलहाल इसका जवाब डॉक्टर एस के मौर्य आपसे मैं लेना चाहूँगा। क्या ये संभव है हमारी कद्दू वर्गीय सब्जियों में? क्या सवाल था, एक बार रिपीट कर दे प्लीज। हमारे साथ जो अब्दुल सलाम जी हैं वो जानना चाह रहे हैं कि अलग अलग तकनीक के जरिए हम देखते हैं, ग्राफ्टिंग का उन्होंने जिक्र किया कि आम में जब हम देखते हैं कि अलग अलग किस्में जो हैं उनका चयन करके अलग अलग किस्म के फल हम एक पेड़ से ले लेते हैं, तो क्या ये संभव है हमारी जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उनमें भी? जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है और समय के साथ ये सवाल बहुत अच्छा है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि कोरिया है, जापान है, यहाँ पे संरक्षित खेती में हम सिर्फ ग्राफ्टेड पौधे ही लगाते हैं। भारतवर्ष में भी ये काफी काम शुरू हो चुका है और हमारे काफी संस्थान इसमें कार्य कर रहे हैं। जैसे हमारा जो काजरी का स्टेशन है जोधपुर में बहुत अच्छा काम कर रहा है। कुछ प्राइवेट कंपनियां भी इसमें बहुत अच्छे काम कर रही हैं। और जैसे हम कद्दू के ऊपर अगर चाहें तो खरबूजे को ग्राफ्ट कर लेते हैं और हमारे बहुत सारे रूट स्टॉक इसमें अवेलेबल है, जिसपे हम खास तौर पे हम ग्राफ्टिंग वहां पे बोलते हैं करने के लिए जहां पे जमीन से जुड़ी हुई समस्या हो, जैसे बैक्टीरिया जीवाणु झुलसा हो, नेमेटोड की समस्या आ रही हो और इस तरह की समस्याओं के लिए हम ग्राफ्टिंग के लिए कहते हैं। और अब तो रोबोट भी आ चुका है मार्केट में, आप रोबोट ग्राफ्टिंग के लिए भी जा सकते हैं। तो ग्राफ्टिंग बिल्कुल इस समय आप कर सकते हैं और ये काफी लाभप्रद भी होता है क्योंकि आने वाले समय में हम ऐसे रूट स्टॉक भी ले आ रहे हैं जो कम पानी और कम खाद में आपको ज्यादा उत्पादन दे सके। तो बिल्कुल आपका अच्छा सवाल है, आप ग्राफ्टिंग के लिए जा सकते हैं और इसके लिए अलग से आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी थोड़ा। जी बिल्कुल, प्रशिक्षण जो है देखिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और इसके लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। इस बार के बजट में हमने देखा केंद्र सरकार की तरफ से सुझाव भी दिया गया है कि जो हमारे विश्वविद्यालय हैं उनमें जो जिस तरह का पाठ्यक्रम है उसमें बदलाव किया जाए और उसमें आधुनिक कृषि की अगर बात हम कर रहे हैं तो उसको भी शामिल करें, प्राकृतिक खेती को हम शामिल करें, मूल्य संवर्धन को शामिल किया जाए जिससे किसान को आर्थिक तौर पर और भी ज़्यादा लाभ मिल सके। आगे भी आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं प्राकृतिक खेती, उसके साथ साथ कद्दू वर्गीय जो हमारी सब्जियां हैं उनकी खेती आप कैसे सफलतापूर्वक कर सकते हैं। दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग राज्यों से। फिलहाल एक और दर्शक फोन लाइन पर मौजूद हैं, इनका सवाल हम ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। मैं जैविक खेती करता हूँ सर। मुझे समस्या ये आ रही है जी कि जो पत्तेदार सब्जियां रहती हैं बेल वाली, उसमें रस चूसक कीड़े जो होते हैं लाल कलर के, वो उससे बहुत ज्यादा परेशानी आती है। तो उसका निराकरण है क्या कोई जैविक में? चलिए बिल्कुल। देखिए, जैविक खेती आप सुन पा रहे हैं मेरे को? हाँ जी जी, सुन रहा। जैविक खेती में जो आपके कीट पतंगे होते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए आप जैविक संसाधनों का ही प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप गोमूत्र का प्रयोग करते हैं, और गोमूत्र के प्रयोग करने के लिए आपको उसका एक डिकॉक्शन बनाना पड़ेगा, एक उसका मिश्रण बनाना पड़ेगा, और उसको कुछ समय तक उसको फर्मेंट करना पड़ेगा। कुछ समय के लिए उसको कुछ आपका जो मिट्टी का बर्तन है उसमें एकत्र करके रखना होगा, और उसके बाद उसको आप लेके आपके जो भी प्रक्षेत्र है उसमें दिन में ऐसे समय में छिड़काव करें जिससे जबकि पर्याप्त धूप हो और पत्तियों पर नमी न हो, जिससे कि पत्तियां अधिक से अधिक इस सम्मिश्रण को अवशोषित कर सकें, जिससे कि आपकी जिसमें आपका खासकर लाल भृंग होता है, जैसे कि आपने यहाँ पे जिक्र किया, ये बहुत ही अधिक नुकसान पहुँचाता है खासकर पत्ती वाली सब्जियों को, चाहे वो आपकी बेल वाली सब्जियां हों या आपकी
ये मेथी हो गई, पालक हो गई, जी, पत्तीदार सब्जियां, चौलाई हो गई, इनमें भी ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तो इसमें इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे तरीके के भी डिकॉक्शन बनाए जाते हैं, जिसमें कि आप जैसे मदार का जो दूध होता है उसको लेके और आपकी जो तंबाकू की धूल होती है उसको लेके, और आप जो लाल मिर्च होती है इसका पाउडर, इसको आप 1:2:1 में मिलाकर अच्छा सा घोल बना लें, जिसको और उसको एक या कम से कम, अगर तापक्रम अच्छा है इस समय तो सर्दियों का मौसम है, तो आपको करीब सप्ताह भर रखना पड़ेगा और इसको अच्छी तरीके से छान के आप छिड़काव करें। तो इस तरीके से जो आपके ये लाल रंग के भृंग जो इनको कीट नजर आ कीट हैं, इनसे आप निजात पा सकते हैं। चलिए, बिल्कुल। तो देखिए कैसे आपकी जो समस्या है वो दूर हो सकती है। और इसके साथ ही डॉक्टर मौर्य जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि ना सिर्फ अलग अलग तरह के जो रोग हैं या कीट है अगर उनका प्रकोप होता है, लेकिन शुरुआती अवस्था में जब किसान तैयारी करते हैं या इसके बाद अलग अलग जो हमारी कद्दू वर्गीय फसलें हैं वो लगाते हैं, तो क्या शुरुआती अवस्था में भी कोई ऐसी खास समस्या अब किसानों के सामने आ सकती है? हाँ जी, जैसा कि अभी एक जो सवाल पूछा था कि जो रेड पंपकिन बीटल जिसको हम लाल भृंग कहते हैं जी, इस शुरुआती अवस्था में कद्दू वर्गीय सब्जियों को बहुत परेशान करता है। लेकिन अगर इसके लिए आप सिर्फ राख भी छिड़क दें, सुबह जैसे थोड़ी ओस हो और राख भी छिड़क दें, तो इससे काफी हद तक बचाव हो जाता है। एक बार अगर पत्ते बड़े हो जाते हैं तो फिर कोई ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं आती है जी। तो ज्यादा करके किसान भाई ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे तो राख ही, हाँ, राख जो है एक मसलिन क्लॉथ हो उसमें लेके थोड़ा थोड़ा छिड़क दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरे पत्ती ही राख से ढक जाए, और राख भी छिड़कते हैं तो इससे काफी हद तक आप बच जाएंगे। बिल्कुल। तो देखिए जो समस्या है वो उसका निराकरण हो सकता है, और ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण कि किस तरीके से आप किसी भी समस्या का निराकरण कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती की अगर बात करें डॉक्टर राम आश्रय, क्योंकि सरकार ने तमाम जो समस्याएं हैं पहले उनको समझा, जाना, किसानों के साथ भी हमने देखा लगातार जो बात है वो सरकार की चलती रही है, और अक्सर प्रधानमंत्री जो हैं किसानों को संबोधित भी करते हैं, और ख़ासतौर से उसी वजह से हम मान सकते हैं कि जो समस्या है मूल कृषि में उसको समझते हुए इस तरह का विकल्प सुझाया गया है। देखिए, ये विकल्प सुझाया गया निश्चित तौर पर सराहनीय है, और हमें मजबूरन इस तरफ बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बहुसंख्यक आबादी कहीं न कहीं कई विकारों से परेशान है। इसके अलावा हमारा जो पर्यावरण वो बिल्कुल ही छत बिछत हो रहा है। आपकी मृदा का स्वास्थ्य, आपका पानी, पीने का पानी, आप फसलों के पानी के लिए बात तो बाद में आती है। हमारा पीने का पानी वो कहीं न कहीं प्रदूषित होता जाता है। हमारे जितने भी जल स्रोत हैं, चाहे हमारी वो गंगा हो या यमुना हो या कावेरी हो, सभी नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है, और कहीं न कहीं हमें इस खेती के माध्यम से भी जो हम रासायनिक खेती कर रहे हैं उनका भी कहीं न कहीं योगदान है। वैसे तो बहुत से कारक हैं, लेकिन ये रासायनिक खेती भी कहीं न कहीं उसमें एक अपना योगदान दे रही है। तो निश्चित तौर पर इसका हम निराकरण ये आपके प्राकृतिक या जैविक खेती के माध्यम से ही कर सकते हैं। चलिए, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, प्रवीण मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? जी, मेरा प्रश्न ये है सर जी कि ये बलुई दोमट जो है कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए जो है कैसी मिट्टी है, उपयुक्त है या नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। चलिए डॉक्टर मौर्य, सवाल है क्या बलुई दोमट मिट्टी जो है वो हम उपयुक्त मान सकते हैं कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए? बिल्कुल, सबसे उपयुक्त मिट्टी यही मानी जाती है। बलुई दोमट मिट्टी ही सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। सिर्फ इस बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा पीएच भी उसका चेक करा लीजिएगा कि पीएच मान उसका उदासीन होना चाहिए। और बहुत अच्छी खेती करना चाहते हैं तो आप उसका जो है थोड़ा सा ईसी वगैरह भी चेक करा लीजिएगा, क्योंकि ईसी जो है 0.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जब खाद देंगे तो ईसी 2.5 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर 2.5 के ऊपर जा रहा है तो हमें दिक्कत आना शुरू हो जाती है जी। बलुई दोमट मिट्टी बहुत अच्छी मिट्टी मानी जाती है कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए। और कोई भी मिट्टी जिसमें 25% पानी हो, 25% आपका आप समझिए कि जो है आपका वायु हो, और 45% मिनरल्स हो, और 5% उसमें अगर आप जो जैविक पदार्थ हो, और वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है खेती करने के लिए। तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, किसी भी कद्दू वर्गीय सब्जी को आप इसमें बलुई दोमट मिट्टी में आराम से सफलतापूर्वक उगा सकते हैं।
जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर मौर्य जानना चाहेंगे क्या किसान यहाँ भी एक साथ 2 फसलें ले सकते हैं, क्योंकि फसल विविधीकरण पर भी जोर है, ना सिर्फ जो किसान हैं वो जानने लगे हैं और एक फसल के साथ दूसरी फसल को भी लेते हैं। तो अगर ना सिर्फ प्रमुख फसल पे बल्कि अगर सहफसली खेती भी करना चाहें तो अच्छा विकल्प हमारी कद्दू वर्गीय सब्जियां बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि कद्दू वर्गीय की सब्जियों को ज्यादा करके हम लाइन में लगाते हैं, कतार से कतार तो अगर देखा जाए नाली बना के लगाते हैं, और उसके बीच के स्थान को हम जो है शुरुआती दौर में आप जो है पत्ती वाली सब्जियों के लिए भी आप ले सकते हैं, क्योंकि कद्दू वाली सब्जी और बाद में अगर आप चाहें तो जैसे हम लोगों ने अपने यहाँ देखा है, जैसे आप मक्का इस तरह की फसलें भी ले सकते हैं, क्योंकि कद्दू वाली वर्गीय सब्जियों को चढ़ने के लिए भी एक मिल जाएगा, आप मक्का भी ले सकते हैं इसको भी। लेकिन एक ध्यान रखिएगा कि कोई ऐसी सब्जी न लें, क्योंकि कद्दू वर्गीय सब्जियों की जड़ थोड़ा नीचे तक जाती है, तो हम उतनी जड़ वाली सब्जियों को ज्यादा इसमें लगाएंगे, क्योंकि अगर एक की जड़ नीचे है तो दूसरे के ऊपर है, ताकि दोनों को बराबर मात्रा में पोषक तत्व मिलते रहें और हम सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल। तो देखिए कैसे सफलतापूर्वक खेती हम कर सकते हैं, और खासतौर से प्राकृतिक खेती को अगर देखें डॉक्टर राम आसरे, तो यहाँ सरकार का ध्यान इस और भी है कि जो जिस तरीके से अलग अलग सुविधाएं अभी तक हम देखते थे, जैविक खेती की बात करें या आधुनिक कृषि पर जिस तरीके से जोर है, तो उसी तरीके से एक मिशन के तौर पर अगर हमारे किसान इसको लेके आगे बढ़ते हैं तो और भी ज़्यादा लाभ उनको मिल सकता है। निश्चित तौर पर। और इस मुहिम में कहीं न कहीं सरकारें, चाहे वो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई हैं, उनके हैंड होल्डिंग कर रही हैं और इसके ऊपर विभिन्न तरीके की योजनाएं चला रही हैं। हमारा जो है जो ऑर्गेनिक उत्पाद होता है या जैविक जो प्राकृतिक खेती के माध्यम से उत्पाद होता है, उसका एक लोगो बनाया गया है और उसका ब्रांड के नाम से ही जगह जगह पे इसकी बिक्री हो रही है। अगर आप हमारे किसी भी केंद्रीय भंडार पे भी जाएं, वहाँ पे भी आपको प्राकृतिक या जैविक खेती के उत्पाद कहीं न कहीं आपको रखे मिल जाएंगे। जी बिल्कुल। लेकिन पीजीएस प्रणाली जिस तरीके से जैविक खेती में है, क्या प्राकृतिक खेती में भी आवश्यकता है कम से कम, ना सिर्फ जो उत्पादक है बल्कि उपभोक्ता के लिए भी सही? निश्चित तौर पर इसका मूल मकसद यही है कि हम अपने पर्यावरण को बचाएं, हम अपनी जो जनसंख्या है उसको, जो उसके स्वास्थ्य में कहीं न कहीं गिरावट आ रही है खाद्य पदार्थों के माध्यम से, उनको भी हम सुरक्षित खाद्यान्न मुहैया कराएं, जिससे कि उनका जो मानसिक और शारीरिक विकास अच्छा हो और अपने राष्ट्र में सही योगदान दे सकें। यही सरकार की मंशा है। इसी ध्येय के साथ देखिए लगातार जो कोशिशें हैं वो की जा रही है, ना सिर्फ आत्मनिर्भर भारत बल्कि इसको साकार करने के लिए आत्मनिर्भर कृषि का होना बेहद ज़रूरी है। और कुछ ऐसे ही अलग अलग पहलू हैं आत्मनिर्भर कृषि के, जिसमें से प्राकृतिक खेती को हम काफ़ी बेहतर मान सकते हैं, एक अच्छा विकल्प। और खासतौर से डॉक्टर रामाश्री जी, अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ हम देखते हैं कि पहले से ही बड़ी संख्या में जो किसान हैं इससे जुड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर। और हमें देखा जाए कि हमारे जितने भी पहाड़ी राज्य हैं, चाहे आपका मध्य प्रदेश हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, या हमारे जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, बाय डिफ़ॉल्ट या एक यूँ कहें कि एक परंपरा के तहत ही वहाँ प्राकृतिक खेती हो रही। अभी कुछ दशकों से ही वहाँ पे आपके जितने भी रासायनिक उत्पाद हैं या आपके फर्टिलाइजर्स हैं, कीटनाशक हैं, उनका प्रयोग होना शुरू हुआ है। लेकिन अभी भी करीब करीब वहाँ आपका 50% से अधिक खेती वहाँ पे जैविक तरीके से ही होती है। वहाँ के जो भी किसान हैं या उत्पादक संघ हैं, वो कहीं न कहीं इस पर अधिक जोर देते हैं। अभी भी वो मुखातिब नहीं हो रहे हैं रासायनिक खेती की तरफ, और उनकी मंशा जो है, उनका जो उदाहरण है, वो बहुत ही, मैं कहूँगा, पुख्ता है। और कहीं न कहीं अब सरकार ने भी उनकी उस धारणा को गति देना प्रदान किया है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, चाहे उनको बीज से लेके खाद या उसके जो उत्पाद होते हैं प्राकृतिक उत्पाद, उनको खरीद के विभिन्न जो आपके माध्यम हैं वहाँ से उनको बाजार में उतारने की कोशिश की है, और कहीं न कहीं और इसमें सफलता भी मिली हुई है। आजकल आपको शहरों में बहुत से ऐसे उपभोक्ता मिल जाएंगे कि जो कि ऑर्गेनिक जो उत्पाद है या प्राकृतिक उत्पाद है उसकी तलाश करते हैं और उसको ले जाके उसका उपयोग करते हैं, चाहे उनको कितना भी पैसा उसके लिए चुकाना पड़े। तो बिल्कुल देखिए जो गुणवत्ता है उसमें कोताही नहीं बरती जाती, और शायद ना सिर्फ उत्पादक बल्कि उपभोक्ता भी यही चाहते हैं कि बेहतर गुणवत्ता का उत्पाद जो है वो उन्हें मिल सके, और उसके लिए अगर वो जैविक या प्राकृतिक है तो उससे बेहतर शायद उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बतौर अगर उत्पादक हम देखते हैं डॉक्टर रामाश्री जी, किसान की अगर बात करते हैं, उनको मुनाफे की अगर बात की जाए, क्योंकि किसान के जहन में डर यही होता है कि प्राकृतिक खेती अगर एक छोटे हिस्से से भी शुरू करी तो शायद वहाँ से कुछ उतना मुनाफा नहीं मिल पाएगा। तो धैर्य के साथ हम मान सकते हैं कि
अगर इस दिशा में आगे बढ़ें तो ज़्यादा लाभ मिल पाएगा? निश्चित तौर पर, जैसे कि आपने शुरुआती तौर पर यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी और उसमें ये कहा गया था कि जो हम प्राकृतिक खेती करते हैं उसमें जो शुरुआती तौर में जो जैविक खेती में गिरावट आती है वो नहीं आती है, लेकिन कहीं न कहीं एक इस पे वैज्ञानिक दो मत हैं और अभी भी ये पुख्ता नहीं है। तो हमारी अनुशंसा यहाँ पे यही होगी कि आप जो प्राकृतिक खेती है और जैविक खेती दोनों का सम्मिश्रण मिला के करें, दोनों के जो भी घटक हैं उनको आपस में जोड़ते हुए अपनी खेती को आगे बढ़ाएं। तो निश्चित तौर पे आपको जो कठिनाई आएंगी या जो भी समस्याएं आ रही हैं उत्पादन में, उनकी कहीं न कहीं शुरुआती दौर पे जो कमी आती है उसकी भरपाई करते हुए जो आपको अधिक कीमत मिलती है उसके माध्यम से उसकी भरपाई कर सकते हैं। हाँ, जब आप इस प्रक्रिया को जारी रखते हैं तो दूसरे या तीसरे साल से आपको भरपूर उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है, जैसे कि आपकी रासायनिक खेती में। तो अनुशंसा यही है कि आप कदम दर कदम आगे बढ़ें और इन दोनों का सम्मिश्रण करते हुए अगर खेती की शुरुआत करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी और जो भी एक इसमें जोखिम होता उसमें कहीं न कहीं बहुत बड़ी कमी आ जाएगी और आपकी सफलता के प्रतिफल अधिक बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। तो देखिए कैसे अगर और सरल शब्दों में कहें कि कम लागत में ज़्यादा मुनाफा जो है वो आपको प्राकृतिक खेती के ज़रिए मिल सकता है। लेकिन ना सिर्फ प्राकृतिक खेती बल्कि जो हमारे किसान कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती भी करते हैं, डॉक्टर मौर्य, क्या यहाँ भी हम इस बात को कह सकते हैं कि संभव है अगर किसान कद्दू वर्गीय सब्जियों की प्राकृतिक खेती करना चाहें तो? बिल्कुल संभव है। और आप थोड़ा पीछे जाके देखेंगे तो मूल रूप से लोग कद्दू वर्गीय सब्जियों को जैविक रूप में ही उगाते थे, चाहे वो झोपड़ी हो या कहीं चढ़ा देते थे कद्दू और पूरा गांव खाता था। तो हम लगा सकते हैं। दूसरी चीज है जो इसमें समस्या, जैसे मैंने शुरू में कहा कि लाल कीड़ा लगता है तो आप राख छिड़क के काम चला सकते हैं। जब फल लगने लगे तो आप नीम आधारित बहुत सारे ऐसी दवाएं आ गई हैं कि नीम आधारित उनका छिड़काव करके आप इसको कर सकते हैं। समस्या यहाँ नहीं, समस्या जहाँ तक मैंने कृषक भाई को देखा है, आप किसी भी रसायन को बार बार लगातार न छिड़कें। अगर आप लगातार छिड़केंगे तो समस्या बढ़ जाएगी और इससे कर्क रोग की समस्या भी हमारे समस्या में ज्यादा होने लगती है। हमें हमेशा रसायन को परिवर्तन, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप किसी सब्जी या फल को भी लगातार न खाएं, क्योंकि अगर जैसे कद्दू वर्गीय सब्जियों को आप लगातार खाएंगे तो आपके कुकुरबिटीसिन इसमें पाया जाता है जो कड़वापन होता है। और मैंने देखा था कि अगर आप बार बार लगातार जैसे करेले का या लौकी का जूस बहुत ज्यादा पी रहे हैं और खाने पे कम फोकस कर रहे हैं तो इससे भी डेथ हो सकती है। जैसे आलू में सोलिन पाया जाता है, उसको भी ज्यादा लेने से डेथ हो सकती है। तो हमें खाने में भी है, सब्जियां बार बार बदल के खाते रहें, रसायन को भी आप बार बार बदल के इस्तेमाल करें। और चैलेंजेस देखिए, आने वाले 10 साल में हो सकता है हम चीन को पीछे छोड़ने जा रहे हैं जनसंख्या में। बिल्कुल उम्मीद है भी सबको है, क्योंकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहता है 300 ग्राम सब्जी खिलाइए, WHO कहता है 400 ग्राम सब्जी खिलाइए। तो हमें पूरी जनसंख्या जो बढ़ने वाली है उसको हमें भोजन भी देना है, बिल्कुल विकल्प है। और सभी लोग करेंगे तो ये ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कहीं करेंगे और कहीं नहीं करेंगे तो समस्या ज्यादा आ जाएगी। और कहीं का रसायन छिड़केंगे वहां से कीड़े निकल के जैविक की तरफ जाएंगे। जब सारे लोग एक साथ करेंगे तो शायद हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। चलिए, तो देखिए किस तरीके से लाभ जो है उसको हम बढ़ा सकते हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो शरद जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर मेरा सवाल है, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में क्या अंतर है? चलिए, प्राकृतिक और जैविक खेती में क्या अंतर है डॉक्टर मास्टर जी? जैसे कि आपने शुरुआती तौर पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी आपने, यहाँ पे उसमें बड़ा स्पष्ट रूप से कहा गया कि प्राकृतिक खेती को एक हमारी जो स्वदेशी गाय, देसी गाय है, उससे जोड़ के देखा गया। उसके जितने भी आपका गोबर है, उनका मूत्र है, उनका ही प्रयोग करके विभिन्न रूपों में उनको परिवर्तित करके हमें जितनी भी, चाहे हमारे पोषक तत्वों की कमी है उनको पूरा करना, चाहे आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, आयरन, मॉलिब्डेनम इत्यादि, कहने का तात्पर्य है मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी उसी से भरण पोषण करना। इसके अलावा अगर उसके ऊपर कुछ विकार आते हैं, विकार आपके वो रोगों के माध्यम से हो सकते हैं, आपके कीटों के माध्यम से हो सकते हैं, या आपके जो तापक्रम में उतार चढ़ाव की वजह से विकार हो सकते हैं। जैसे कि हमारे एक मित्र ने यहाँ पे पूछा था कि हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं लेकिन फिर भी उसमें पाला मार जा रहा है, ये भी एक कहीं न कहीं एक विकार ही है। तो इन सब का नियंत्रण
हम उसी के माध्यम से करें, चाहे आपका गौमूत्र हो, चाहे आपका गाय का गोबर हो, उनको विभिन्न रूपों में प्रयोग करके इन सारे विकारों को हम नियंत्रित करें। और इसके अलावा जो भी आपकी फसलों की पोषण मांग है उसको भी पूर्ति करें, तो उसको हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। यानी उद्देश्य जो है वो यही कि किसान की लागत हमें कम करनी है और खासतौर से पर्यावरण के लिहाज से भी, आर्थिक रूप से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जिसके बारे में आगे आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको जानकारी हम दे रहे हैं प्राकृतिक खेती और उसके साथ साथ कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती आप कैसे कर सकते हैं। जो दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कई सारे ऐसे सवाल होते हैं जो हमारे दर्शकों के जहन में भी रहते हैं, और जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले भी डॉक्टर आमाश्री जी एक दर्शक जुड़े थे, बता रहे थे कि क्या अंतर हम मान सकते हैं जैविक खेती में और या फिर हम प्राकृतिक खेती की बात करें। और इसके साथ हमारी जो सरकार है उसका उद्देश्य ये भी कि हमें आधुनिक कृषि की तरफ भी आगे बढ़ना चाहिए। निश्चित तौर पर हमें जो है एक सम्मिश्रण के माध्यम से आगे बढ़ना है। एक एकल पद्धति को ना अपनाकर एक सामूहिक पद्धति है या एक मिश्रित खेती है, उसके विभिन्न जो हमारे सामने मॉडल रखे गए हैं, चाहे आपकी जैविक खेती हो, प्राकृतिक खेती हो, आपकी जो परंपरागत खेती
इन तीनों को साथ साथ एक समाहित करते हुए एक निश्चित अनुपात इसका तय करते हुए हमें आगे बढ़ना है, जिससे कि हम कहीं कहीं किसी जोखिम ना फंस जाएं और अपनी एक बृहद जनसंख्या को उसको उचित भरण पोषण दे सकें। ये निश्चित तौर पर ही आवश्यक है, लेकिन इस पे कहीं न कहीं जो जोर दिया जा रहा है यहाँ पे जैविक खेती या प्राकृतिक खेती को, तो ये अपने देश को सबल बनाने के लिए, अपने जो आपके नागरिक हैं उनको अच्छा सेहत और स्वास्थ्य देने की, इसके अलावा साथ साथ हमारा जो पर्यावरण है जिसमें हम कहीं न कहीं कोई भी इससे अछूता नहीं रह सकता है। हम जिसमें सांस लेते हैं वो जब तक स्वस्थ और सुरक्षित नहीं होगा, काफी महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, इनका सवाल ले लेते हैं जल्दी से। अनिल जी हमारे साथ जुड़े हैं बालाघाट मध्य प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत अनिल जी, आपका क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो अनिल जी, आवाज मिल पा रही है आपको? अनिल राठौर जी हमारे साथ जुड़े हैं बालाघाट मध्य प्रदेश से। हेलो, संपर्क फिलहाल हमारा इनके साथ नहीं हो पा रहा है, और भी जो दर्शक हैं वो भी देखिए लगातार यही जानने की कोशिश करें कि किस तरीके से जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं या प्राकृतिक खेती है वो हम कर सकते हैं। एक बार और हम कोशिश कर लेते हैं अनिल जी तक अगर आवाज़ पहुंचे तो। अनिल जी, आवाज़ मिल पा रही है आपको? संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है अनिल जी के साथ, हमारा कोशिश करेंगे अगर दोबारा उनसे हमारी बातचीत होती है, जो उनकी समस्या है या कुछ सवाल है उस पर और ज़्यादा जानकारी उनको दे पाएँ। डॉक्टर एस.के. मौर्य जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं हमारी जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं की खेती को लेकर, यहाँ पर जो किसान हैं उन्हें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि अब जैसा आप बता रहे थे कि ये ज़रूरी नहीं कि आप एक ही किस्म का जो प्रयोग है वो लगातार करते रहें, किस्मों को बदलना होगा। और उसके साथ साथ अब मॉडल की जब हम बात करते हैं, कृषि मॉडल जो हैं उसमें भी हम बदलाव देख रहे हैं, विविधता की बात कही जाती है। किसान भाइयों, पहले तो हम वर्गीय सब्जियां ज्यादा करके गर्मी के में लगाते थे, अब हम कद्दू वर्गीय सब्जियां पूरे साल भर लगा सकते हैं। बशर्ते सही, जैसे हमने बताया, कद्दू वर्गीय सब्जियां 15 से 16 करीब जो है कद्दू वर्गीय सब्जियां हम भारतवर्ष में लगाते हैं। ये हमको देखना पड़ेगा कौन सी गर्मी में अच्छी होगी, कौन सी बरसात में अच्छी होगी, कौन सी ठंडी में होगी। जैसे ठंडी में भी देखिए, जैसे हमारे पूसा संस्थान ने एक बहुत अच्छा जो खरबूजा जो है शारदा मेलन बना रखा है, तो उसको भी हम लगा के काफी इनकम ले सकते हैं। और कुछ ऐसी हैं जैसे हमें जो है ड्रिप सिंचाई की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके थ्रू हम फर्टिगेशन वगैरह बहुत अच्छा कर सकते हैं। बावर सिस्टम का इस्तेमाल करने का, यानी मचान सिस्टम से इस्तेमाल करना पड़ेगा। मल्च का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि मल्च बहुत महंगा नहीं है, 5 से 6 रुपया पर स्क्वायर मीटर आता है। तो कुछ तकनीक का हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सबसे पहले सबसे अच्छा बीज का चुनाव करें, और अच्छा बीज अगर अच्छे बीज जमीन में बोएंगे तभी हमको ज्यादा लाभ मिल पाए जी। और अधिक लाभ के लिए डॉक्टर मौर्य, क्या महत्वपूर्ण है कि एक बार प्रशिक्षण जो है उसकी जानकारी भी किसानों को हो, क्योंकि ना सिर्फ देखा जाए जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं या कृषि विज्ञान केंद्र हैं, इनके जरिए भी लगातार जो जानकारी है वो किसान को दी जाती है। बिल्कुल, प्रशिक्षण के द्वारा अच्छी जानकारी मिलनी चाहिए। और दूसरा है कि वैज्ञानिकों से सलाह भी बीच बीच में लेते रहें, क्योंकि बहुत सारे जैसे किसान भाई जो हमारे वैज्ञानिक आते हैं, जैसे आपका हेलो किसान में ही आ रहे हैं, इनका नंबर भी उनको मिलता है, तो ये लोग बात करके भी जानकारी ले सकते हैं। प्रशिक्षण में भी इनका स्वागत होगा कि जो भी विश्वविद्यालय है या हमारे ICAR के जो संस्थान है प्रशिक्षण कराएं, तो प्रशिक्षण का तो कोई विकल्प नहीं है। बहुत अच्छा प्रशिक्षण लेंगे तो स्वाभाविक रूप से अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। हाँ, वैज्ञानिकों से बीच बीच में सलाह भी लेना बहुत जरूरी है, खास तौर पे रसायन का प्रयोग करने से पहले, क्योंकि बहुत बार किसान भाई खास तौर पे उन रसायनों का प्रयोग ज्यादा करते हैं जो घर में रखे होते हैं, चाहे वो बीमारी से संबंधित है या नहीं है, इसलिए भी बहुत ज्यादा हमें दिक्कत आ रही है। जी बिल्कुल, और कुछ तो रसायन ऐसे जिन पर पाबंदी लग चुकी है, लेकिन फिर भी किसान को जानकारी नहीं होती, उनका इस्तेमाल कर दिया जाता है। लेकिन ये ज़रूरी, जैसा आपने कहा, सारी जानकारी किसानों को होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एस.के. मौर्य जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे दर्शकों के साथ साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही यहाँ डॉक्टर रामाश्री जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जो किसान हैं हमारे वो और ज़्यादा प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़ें। और जैसा आपने कहा, ये संभव नहीं कि एकदम से ही हम सिरे से इसकी शुरुआत कर दें, लेकिन एक छोटी शुरुआत जो है कैसे वो कर सकते हैं? जैसे कि आपने
अभी यहाँ पे जिक्र किया, कई मॉडल हैं हमारे पास खेती को करने के लिए। हमारे मित्र मौर्य साहब ने भी विभिन्न मॉडल्स का यहाँ पे विवरण दिया, जैसे कि उसमें से आप किसी को एक अपना सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे आप कृषि में विविधता करते हैं, इसे अपनी फल सब्जियों के जो आपका थाली है उसमें भी विविधता लाएं, जिससे कि आपका सेहत बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन ये कहीं न कहीं, जैसे हमारे मित्र भी बात कर रहे थे कि कद्दू वर्गीयों को फसलों को अधिक उपयोग करने से आप कहीं कहीं अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन ये हमेशा सही होता कि आप विविधता रखें। ये कहा भी गया है कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, अति कहीं भी अच्छी नहीं होती है। तो आप इससे निश्चिंत रहें कि अब किसी एक भी कद्दू वर्गीय सब्जी का अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं तो आपकी कहीं कहीं जान जोखिम में जा सकती है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी आपका बदलाव हमेशा सराहनीय होता है, आवश्यक होता है, सेहत और समाज और पर्यावरण दोनों के लिए। जैसे कि आपने और यहाँ पे अभी हर लिहाज से काफी महत्वपूर्ण डॉक्टर राम आश्रय जी है, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने भी आज हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो हमारे जो दर्शक हैं वो और बेहतर ढंग से जान पाए होंगे प्राकृतिक खेती और साथ ही जो हमारी कद्दू वर्गीय सब्जियां उनकी खेती आप कैसे कर सकते हैं। अब चलिए हमारा जो कल का विषय रहेगा उसके बारे में आपको हम जानकारी दे दें। कल खासतौर से हम बात करेंगे पशुपालन में भारत सरकार की योजनाओं को लेकर, और बात होगी बदलते मौसम में बकरियों के रखरखाव की। इसके साथ ही आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही आपका अपना जो सवाल या सुझाव है वो फेसबुक के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। फेसबुक पर जाकर आपको हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहाँ से भी जो आपको जानकारी चाहिए आप वो लिख सकते हैं। इसके अलावा आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकल्प आपके लिए, आप डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर सकते हैं। नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइन्स खुली हैं। इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। और आप बता दें, अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए इस QR कोड को स्कैन कीजिए, जिसके बाद आप पहुँचेंगे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।